स्कैम 1992। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी एक भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी संबंधी वित्तीय थ्रिलर स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है जो सोनी लिव पर हंसल मेहता द्वारा निर्देशित है, जिसमें जय मेहता सहनिर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। हर्षद मेहता सहित कई स्टॉक ब्रोकरों द्वारा किए गए 1992 के भारतीय शेयर बाजार घोटाले पर आधारित श्रृंखला पत्रकार सुचेता दलाल और देबाशीष बसु की 1992 की पुस्तक द स्कैम हु वोन हु लॉस्ट हु गॉट अवे से ली गई है। पटकथा और संवाद सुमित पुरोहित, सौरभ डे, वैभव विशाल और करण व्यास द्वारा लिखे गए थे। इसमें प्रतीक गांधी नायक हर्षद मेहता की भूमिका में हैं, जबकि श्रेया धनवंतरी समानांतर मुख्य भूमिका में सुचेता दलाल के रूप में दिखाई देंगी। श्रृंखला में सतीश कौशिक, अनंत महादेवन, रजत कपूर, के रैना, ललित परिमू, हेमंत खेर और निखिल द्विवेदी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह श्रृंखला हर्षद मेहता की जीवन कहानी, उनके उल्कापिंड उत्थान और उसके बाद के पतन पर केंद्रित है। मूल रूप से अपलॉज एंटरटेनमेंट के समीर नायर द्वारा निर्मित हंसल मेहता ने 550 पृष्ठों की स्क्रिप्ट लिखने में 3 साल तक काम किया। इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी। इसकी घोषणा के बाद मुख्य शूटिंग शुरू हुई। मुंबई में 200 स्थानों पर फिल्माया गया। 85 दिनों के भीतर शूटिंग मार्च 2020 में पूरी की गई। छायांकन प्रथम मेहता द्वारा संभाला गया था और श्रृंखला का संपादन सुमित पुरोहित और कुणाल वाल्वे द्वारा किया गया था। अचिंत ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया। स्कैम 1992 का प्रीमियर 9 अक्टूबर 2020 को सोनी लिव पर किया गया था। श्रृंखला को अंततः कलाकारों के प्रदर्शन, लेखन और प्रमुख तकनीकी पहलुओं से प्रशंसा मिली। यह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई। 2021 के फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी को अग्रणी 14 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री धनवंतरी और ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अंजलि बरोट शामिल हैं और प्रमुख 11 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हंसल और जय और ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गांधी शामिल हैं। मार्च 2021 में सोनी लिव और अपलॉस एंटरटेनमेंट ने 2003 स्टाम्प पेपर घोटाले पर आधारित स्कैम 2003 नामक फ्रेंचाइज की दूसरी किस्त की घोषणा की। इसे हंसल मेहता द्वारा विकसित किया जाना है। एपिसोड 1 रिस्क से इश्क। एपिसोड की शुरुआत सुचेता दलाल द्वारा 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उत्थान के बारे में बताने से होती है। 22 अप्रैल 1992 को भारतीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी शरद बेल्लारी टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय में 500 रुपए करोड़ की धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह सुचेता श्रेया धनवंतरी को इसकी रिपोर्ट करता है और बताता है कि धोखाधड़ी के पीछे हर्षद मेहता प्रतीक गांधी है। शुरुआती वर्षों में हर्षद अपनी पत्नी ज्योति, भाई अश्विन, पिता शांतिलाल और मां रसीलाबेन के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते थे। शांतिलाल का कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन वह इतना सफल नहीं था। इसलिए हर्षद को परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की समस्या से वह निराश हो गया, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में काम करने के बारे में सोचा। उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर की नौकरी मिल गई। उन्होंने भूषण भट्ट से दोस्ती की, जिन्होंने उन्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाईं। हर्षद को पहले दिन संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह बाजार में सबसे अच्छे जॉबर्स में से एक बन गया। फिर उन्होंने अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयरों को लक्षित करने में मदद मिली। लेकिन वह अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई अश्विन के साथ अपना खुद का ट्रेडिंग खाता खोला,
जिससे उनके पिता निराश हो गए। बाद में अश्विन की शादी हो जाती है और पूरा परिवार एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लाभ बढ़ाने के लिए हर्षद ने उन शेयरों के बारे में नकली अंदरूनी जानकारी फैलाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने लक्षित किया था। इस तरह वह बीएसई के बुल्स में से एक प्रणव शेठ का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, जो उनके कौशल से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। 1982 में बीएसई बियर कार्टेल और अजय केडिया के कार्यों के कारण ब्लैक फ्राइडे पर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हर्षद और उनके भाई को 10 लाख रुपए के नुकसान से जूझना पड़ा। एपिसोड 2 कोबरा किलर। वे अपने कर्ज का एक हिस्सा पारिवारिक सोने से चुकाने में सक्षम हैं। पूरी रकम लौटाए जाने तक हर्षद का ट्रेडिंग खाता निलंबित रहेगा। अपने पिता की मृत्यु से पहले हर्षद ने कसम खाई थी कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्विन ने हर्षद को सूचित किया कि वह नौकरी खोजने के लिए श्रीलंका जाने की योजना बना रहा है। शेयर बाजार में प्रदर्शन करने में असमर्थता से निराश होकर हर्षद ने अपना खुद का परामर्श व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जिसके माध्यम से वह कमीशन के माध्यम से पैसा कमाएगा। वे अपनी कंसल्टिंग फर्म का नाम ग्रोमोर रखते हैं और सबसे पहले चाय बाजार पर निशाना साधते हैं। सबसे बड़े चाय उत्पादक देश अफ्रीका ने बेमौसम बारिश के कारण अपना चाय उत्पादन कम कर दिया है, जिसका वास्तव में भारतीय चाय कंपनियों को फायदा होगा। वे अपने ऋण का निपटान करने और अपने व्यापारिक खातों तक पहुंच पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। कंपनी कई संभावित ग्राहकों के पास खाते खोलने के लिए पहुंचती है ताकि वे अच्छी सेवा और उच्च रिटर्न के वादे के साथ अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना के तहत शेयर बाजार में अधिशेष धन का उपयोग कर सकें। 6 महीनों में उनके पास कई घरेलू ग्राहक हैं, जिनके साथ उन्होंने प्रणव की मदद से कॉरपोरेट ग्राहकों को प्रभावित किया। जब सुचेता शेयर बाजार की अवधारणाओं के बारे में सीख रही थी, तब हर्षद अपने व्यवसाय का विस्तार करने और बुशन पर कब्जा करने में सक्षम था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मनु मुंद्रा का मानना है कि बाजार ढहने वाला है, प्रणव सेठ का भी यही मानना है, लेकिन हर्षद आशावादी बने हुए हैं। हर्षद चल रही उदारीकरण नीतियों में विश्वास करता है और बिना किसी बैकअप योजना के वह सब कुछ खरीदता है जो वह कर सकता है। वे इंड्रोल, जुआरी एग्रो और एसपीआईसी जैसी तेल और पेट्रोलियम कंपनियों में निवेश करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वे सस्ती हैं और उनका मानना है कि उनमें उछाल आएगा। हर्षद की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के साधन के रूप में मनु मुंद्रा ने यह धारणा बनाई कि हर्षद को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी हर्षद के स्टॉक बेच देंगे। जैसे ही हर्षद को इसके बारे में पता चलता है, वह अपना सारा बकाया अग्रिम भुगतान करने का फैसला करता है। एपिसोड 3 पैसे की दुकान। एक बार जब मनी मार्केट हर्षद की पसंद बन जाता है, तो वह दलालों का अपना कार्टेल लॉन्च करता है और बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसने एसबीआई को अपना ग्राहक बना लिया और किस्मत ने यू टर्न ले लिया। एपिसोड 4 हर्षद मेहता झूठा है। हर्षद की अचानक सफलता ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल का ध्यान खींचा, जो सक्रिय रूप से उसके खिलाफ सबूत तलाश रही है। एपिसोड 5 कुंडली में शनि हंसल। हर्षद के एसबीआई खाते में गड़बड़ लेन देन देखने पर आरबीआई गवर्नर ने बैंक से उसके फंड गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। हर्षद अपने बचाव के प्रयास में बही खातों से 500 रुपए करोड़ हड़पने की कोशिश करता है। एपिसोड 6 दबाना बंद करो हंसल। जबकि हर्षद ने एसबीआई को अपना अधिकांश ऋण चुका दिया है, सुचेता बेल्लारी से एक टिप प्राप्त करने पर 500 रुपए करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी चुनौती नहीं छोड़ेगी। दोनों के पास पासा पलटने के लिए बस 24 घंटे हैं।
एपिसोड 7 दलाल स्ट्रीट का दरिया। वेंकटराजन को पता चला कि धन घोटाले में कई बैंक शामिल हैं और यह घोटाला सतह पर जितना दिखता है उससे कहीं अधिक बड़ा है। आरबीआई एक जांच समिति स्थापित करता है। एपिसोड 8 मैटाडोर। एक बार जब सुचेता को वेंकटराजन से घोटाले में एनएचबी की संलिप्तता के बारे में पता चलता है तो वह यह खबर जारी करती है, जिसके बाद सीबीआई फेरवानी से पूछताछ शुरू करती है। हर्षद को फेरवानी के सच बोलने का डर है। फेरवानी की मौत के बाद सीबीआई ने हर्षद के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। एपिसोड 9 1 करोड़ का सूटकेस। सरकार हर्षद और उसके वकील के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः बात नहीं बनती। और एक दिन हर्षद अपने वकील श्री राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से सभी को बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उपचुनाव प्रचार के लिए हर्षद द्वारा 1 रुपया करोड़ का ब्रीफ केस दिया गया था। एपिसोड 10 मुख्य इतिहास। सीबीआई ने मेहता और ग्रोमोर दोनों ग्राहकों पर दबाव डाला, जिससे अधिकांश ग्राहक जेल में रहने से डर रहे थे। दिल्ली ने हर्षद के साथ एक समझौता किया, जिसके आधार पर वह अपना प्रेस बयान वापस ले लेता है। हर्षद की अधिकांश संपत्ति जब्त होने के बाद ग्रोमोर फिर से जीवित हो गया है। हालांकि भूषण का खुलासा जल्द ही हर्षद की दुनिया को उलटने वाला है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की यातना के कारण भूषण ने हर्षद के शेयर बेच दिए। हर्षद और उसका भाई अश्विन भूषण की इस हरकत से बेहद नाराज हैं। भूषण की योजना के बारे में पहले से न जानने के कारण हर्षद ने अपनी कंपनी में कुछ धोखाधड़ी के बारे में सीबीआई को सूचित किया। इस धोखाधड़ी के कारण सीबीआई को लगता है कि हर्षद एक नए घोटाले में शामिल है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के कुछ महीनों के बाद हर्षद मेहता हृदय की समस्या से पीड़ित हो गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। एपिसोड का अंत वहां होता है जहां पुलिस उसके शव को ठाणे सिविल अस्पताल की लॉबी में रखती है।